मैं अपनी पत्नी को गँवार समझकर दूसरी औरत के पीछे भागता रहा, लेकिन जब मैं बर्बाद हुआ तो मेरी पत्नी ने जो किया उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम आकाश है और मैं पेशे से एक लेखक हूँ। लोग कहते हैं कि लेखकों के पास दिल होता है, वो जज़्बातों को समझते हैं। लेकिन आज जब मैं अपनी ज़िंदगी के पन्नों को पलटकर देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मैं दुनिया का सबसे कठोर और पत्थर दिल इंसान था। मेरी शादी सुमित्रा से हुई थी। सुमित्रा, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, शांत, सरल और बिल्कुल सीधी-सादी। वह एक छोटे से गाँव की रहने वाली थी। पिताजी ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले मेरा हाथ सुमित्रा के हाथ में दिया था, इसलिए मैं इस रिश्ते को मना नहीं कर सका। लेकिन सच कहूँ तो सुमित्रा मेरे स्टैंडर्ड्स की नहीं थी। मैं शहर का जाना माना उपन्यासकार, नई नई पार्टियों में जाने वाला, साहित्य की बड़ी बड़ी बातें करने वाला। और सुमित्रा, उसे तो यह ठीक से नहीं पता था कि मेरे उपन्यासों में लिखा क्या है। वह बस घर का संभालना जानती थी। सुबह उठकर पूजा करना, तुलसी में जल देना, मेरे कपड़ों को प्रेस करना और मेरे खाने का डब्बा तैयार करना। शुरुआत तो मुझे उसकी यह सादगी ठीक लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी शोहरत बढ़ने लगी, मुझे सुमित्रा के साथ बाहर जाने में शर्म महसूस होने लगी। मुझे लगता था कि अगर मैं इससे अपनी हाई प्रोफाइल पार्टियों में ले गया तो लोग क्या कहेंगे कि आकाश की बीवी को अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, उसे यह भी नहीं पता कि कांटे और छुरी से खाया कैसे जा खाते हैं। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में नताशा आई। नताशा मेरी पब्लिशिंग हाउस में एडिटर थी। वह बिल्कुल वैसी थी जैसा मैं अपनी जीवन साथी को चाहता था, मॉडर्न, बेबाक और मेरी हर कहानी पर घंटों बहस करने वाली। नताशा के साथ वक्त बताना मुझे अच्छा लगता था। हम घंटों कॉफ़ी शॉप में बैठते, साहित्य और दुनिया की बातें करते। धीरे धीरे सुमित्रा मेरे लिए सिर्फ घर के फर्नीचर जैसी हो गई, जो घर में मौजूद तो है लेकिन उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। घर पर सुमित्रा मेरे इंतजार करती रहती और मैं देर रात घर लौटता। वो पूछती, जी खाना लगा दूं? और मैं चिढ़कर कहता, तुम्हें कितनी बार कहा है सुमित्रा, मेरे इंतजार मत किया करो, मैं बाहर खा चुका हूँ, तुम बस सो जाओ। उसकी आंखों में एक अजीब सूनापन आ जाता था, लेकिन उसने कभी पलटकर सवाल नहीं किया। शायद उसकी यह चुप्पी मुझे और ज़्यादा चुभती थी। मुझे लगता था कि वह इतनी बेवकूफ़ है कि उसे मेरे और नताशा के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। एक दिन मेरी नई किताब का विमोचन लॉन्च था। यह मेरे करियर का सबसे बड़ा दिन था। नताशा ने मुझसे कहा, आकाश, आज की शाम सिर्फ तुम्हारी है। देखना, आज पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, सुमित्रा मेरे पास आई। उसने एक नई साड़ी पहनी थी। शायद उसने सोचा था कि मैं उसे भी साथ ले जाऊंगा। उसने झिझकते हुए पूछा, जी क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मैंने भगवान के आगे मन्नत मांगी थी आपकी कामयाबी के लिए। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका वह पुराना फैशन, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथों में वही पुरानी कांच की चूड़ियां। मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मैंने रूखेपन से कहा, सुमित्रा, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, अंग्रेजी में बातें होंगी, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? बोर हो जाओगी। वैसे भी मुझे वहाँ मीडिया से बात करनी है। मैं तुम्हें हर किसी से मिलवाता हुआ नहीं फिर सकता। तुम घर पर ही रहो। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जी जैसी आपकी मर्जी, बस अपना ख्याल रखिएगा। मैं उसे छोड़कर चला गया। पार्टी में नताशा मेरे साथ थी। उसने मेरा हाथ थाम रखा था और हम दोनों ही महफिल की शान बने हुए थे। मैंने अपनी सफलता के नशे में उस रात सुमित्रा को एक बार भी याद नहीं किया। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी रूह कँपा देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वक्त का पहिया घूमा, कहते हैं ना, इंसान का अहंकार ही सब उसके विनाश का कारण बनता है। मेरी वह किताब जिसे लेकर मैं इतना इतरा रहा था, वह विवादों में घिर गई। मुझ पर कहानी चोरी करने का गंभीर आरोप लगा। एक दूसरे लेखक ने दावा किया कि मैंने उसकी कहानी चुराई है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। रातों रात मैं हीरो से जीरो बन गया। जिन अखबारों में मेरी तारीफें छपती थी, अब वही मेरी आलोचना हो रही थी। सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी जा रही थी। पब्लिशिंग हाउस ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और मुझसे एडवांस में दिए गए लाखों रुपए वापस मांग लिए। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरे बैंक अकाउंट खाली हो रहे थे। वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों ने मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। मैं उम्मीद भरी नज़रों से नताशा के पास गया। मुझे लगा था कि वह इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगी, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। मैं उसके ऑफिस पहुंचा। नताशा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और सुरक्षा गार्ड से कहकर मुझे बाहर निकलवा दिया। बाहर आकर उसने मुझसे कहा, आकाश, मैं एक डूबते हुए जहाज पर सवार नहीं हो सकती। मेरा करियर अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हारे साथ अपना नाम खराब नहीं कर सकती। गुड बाय। उस दिन मुझे समझ आया कि नताशा मुझसे नहीं, मेरी शोहरत से प्यार करती थी। मेरे पास जो क्लास और स्टैंडर्ड था वह सिर्फ पैसों का था। जैसे ही पैसा गया, वह रिश्ता भी खत्म हो गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से घर लौटा। घर में अंधेरा था। मुझे लगा सुमित्रा सो गई होगी। मैं सोफे पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
बहुत देर हो चुकी थी। कल सुबह तक अगर मैंने पब्लिशर को 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मेरी इज्जत मेरा सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं यह सोच ही रहा था कि आत्महत्या कर लूं, तभी सुमित्रा कमरे से बाहर आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था। जी आप इतने परेशान क्यों हैं? उसने बहुत ही शांत स्वर में पूछा। मैंने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया। तुम नहीं समझोगी सुमित्रा, सब खत्म हो गया है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, कल पुलिस मुझे ले जाएगी। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। वह वापस कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की पोटली लेकर बाहर आई। उसने इस पोटली में मेरे सामने मेज पर रख दी। इसमें क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। सुमित्रा ने पोटली खोली। उसमें सोने के कुछ भारी कंगन, एक भारी हार और कानों के झुमके थे। ये उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानियां थीं। और कुछ गहने गहने वो थे जो शादी में मेरे पिताजी ने उसे दिए थे। साथ ही उसमें कुछ पुराने टुड़े मुड़े तुड़े नोटों की गड्डियां भी थी। जी ये गहने बेच दीजिए, सुमित्रा ने ऐसे कहा जैसे वह कोई मामूली बात कर रही हो। और ये कुछ नगद पैसे हैं, आप मुझे घर खर्च के लिए जो देते थे उसमें से मैंने बचा कर रखे थे। मुझे पता नहीं था कि कब काम आएंगे, लेकिन आज लगता है कि भगवान ने इसी दिन के लिए मुझे यह बुद्धि दी थी। मैं सन्न रह गया। जिस गहनों को सुमित्रा अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखती थी, जिसे वह कभी पहनती भी नहीं थी कि कहीं खो ना जाए, आज उसने वो सब मेरे सामने ढेर कर दिए थे। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन सुमित्रा, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हारा अपमान किया। तुम यह सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? सुमित्रा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ खुरदुरे थे, घर के काम करते करते सख्त हो गए थे, लेकिन उनमें जो गर्माहट थी वह मुझे नताशा के मखमली हाथों में कभी नहीं मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी आप मेरे पति हैं। सुख में भले ही आपने मुझे साथ में रखा हो, लेकिन दुख में तो मेरा हक बनता है कि आपके साथ खड़े होने का। गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इज्जत पर आँच आई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आप हैं, ये सोने चांदी के टुकड़े नहीं। मेरे गालों पर आंसुओं की धारा बह निकली। मैं अपने घुटनों पर गिर गया और सुमित्रा के पैरों में अपना सिर रख दिया। वह अनपढ़ गंवार पत्नी जिसे मैं दुनिया के सामने लाने से शर्माता था, आज उसने मुझे वह पाठ पढ़ाया था जो दुनिया की कोई भी किताब मुझे नहीं सिखा सकी। मुझे समझ आ गया था कि असली शिक्षा डिग्रियों में नहीं बल्कि संस्कारों में होती है। असली खूबसूरती मेकअप में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। दोस्तों, इस कहानी के भावुक मोड़ पर अगर आपकी आंखों में भी नमी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो हुआ वह आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगले दिन मैंने वो गहने नहीं बेचे। सुमित्रा की वह बचत और गहनों का त्याग मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर गया था। मैंने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगी, अपना घर गिरवी रखा, लेकिन सुमित्रा के गहनों को हाथ नहीं लगाया। मैंने पब्लिशर का पैसा चुकाया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सुमित्रा हर पल मेरे साथ खड़ी रही। जब मैं रात रात भर जाकर कोर्ट के लिए सबूत जुटाता तो वह मेरे लिए चाय बनाती, मेरे सिर से में तेल लगाती और कहती, हिम्मत मत हारिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता। और आखिरकार जीत सच की हुई। कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। यह साबित हो गया कि आरोप झूठे थे। मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल गई। लेकिन इस बार मैं बदला हुआ इंसान था। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक बड़ी पार्टी रखी गई। मीडिया, दोस्त और वही समाज के लोग वापस आ गए थे। लेकिन इस बार जब मैं स्टेज पर गया तो मैं अकेला नहीं था। मैंने माइक हाथ में लिया और सबके सामने कहा, आज आप लोग मेरी वापसी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं हार चुका था। मुझे बचाने वाली, मुझे यहाँ तक वापस लाने वाली मेरी पत्नी सुमित्रा है। मैंने सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बुलाया। वह झिझक रही थी अपनी साधारण सी सूती साड़ी में, लेकिन आज मुझे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। मैंने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि कैसे जब कथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मेरी इस अनपढ़ पत्नी ने मेरा हाथ थामे रखा। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में इज्जत थी, मेरे लिए नहीं, सुमित्रा के लिए। उस दिन मुझे समझ आया कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। जीवन साथी वह नहीं जो आपकी रोशनी में आपका साथ चमके, जीवन साथी वह है जो आपके अंधेरे में दीपक बनकर चले। आज सुमित्रा और मैं बहुत खुश हैं। मैंने नताशा और उस बनावटी दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया है। अब मैं सुमित्रा के साथ वक्त बिताता हूँ। वह अब भी ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन उसकी खामोशी अब मुझे सुकून देती है। मुझे अब समझ आ गया कि प्यार की भाषा के लिए शब्दों का अंग्रेजी की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। निष्कर्ष, मोरल, दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी भाषा या उसकी शिक्षा से मत आंकिए। अक्सर हम चमकते हुए पत्थरों के पीछे भागते हैं और घर पे पड़े हीरे की कदर करना भूल जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो मुसीबत के वक्त परखा जाए। अपनी पत्नी, अपने परिवार की कदर कीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी तो वही आपके साथ ढाल बनकर खड़े होंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।